हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 1 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हमजा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री यानी सरकार के प्रमुख थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर या हेड ऑफ गवर्नमेंट हमजा यूसुफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमजा यूसुफ ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है? क्योंकि उनकी जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी और उनका गठबंधन स्कॉटिश ग्रीन पार्टी से था। तो ग्रीन पार्टी से उनका गठबंधन टूट गया है, जिसके कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। हमजा यूसुफ के बारे में आपको याद रखना है कि वो स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री थे और वो पाकिस्तानी मूल के थे। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में हमजा यूसुफ 2023 में नियुक्त किए गए थे। और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें स्कॉटलैंड में, तो वो स्कॉटलैंड की सरकार का प्रमुख होता है। यानी कि स्कॉटलैंड की सरकार का प्रमुख कौन होता है? फर्स्ट मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री को आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं जिस प्रकार से भारत में प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास कुछ शक्तियां कम होती हैं। तो प्रधानमंत्री जो होता है स्कॉटलैंड की सरकार की जो कैबिनेट होती है उसकी अध्यक्षता करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम के सम्राट के द्वारा की जाती है। वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय। तो अगर अभी स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की नियुक्ति की जाएगी तो वो चार्ल्स तृतीय के द्वारा की जाएगी। स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो यह यूरोपीय देश है और यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये वाला जो मैप देख पा रहे हैं ये यूनाइटेड किंगडम का मैप है और यूनाइटेड किंगडम आपको पता है 4 देशों से मिलकर बना हुआ है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड की। तो स्कॉटलैंड एक यूरोपीय देश है और यह यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। और जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी 1/3 भूमि किस देश के अंतर्गत आती है? स्कॉटलैंड के अंतर्गत आती है। कैपिटल इसकी एडिनबर्ग है और करेंसी है पाउंड। यूनाइटेड किंगडम के बारे में भी बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसके अंतर्गत 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। राजधानी क्या है यूके की? लंदन। और प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और यहाँ के सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति, सक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा, विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति बने, डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति, मोहम्मद मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति, सातो किलमैन वानुआतु के प्रधानमंत्री और थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति, इमरसन मगांगवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, श्रेथा थाविशिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री, हुन मानेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री और एडगर्स रिंकेविक्स लातविया के राष्ट्रपति और पेटेरी ओरपो फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीगर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इससे ऐड हो जाना है तो आपको वहां पर पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली कुछ ये सभी मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, ऐप पर अप्रैल माह की करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको प्राप्त कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ई बुक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा दोस्तों, आपको ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। तो इसको प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला को। तो आलोक शुक्ला को 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। आलोक शुक्ला का संबंध छत्तीसगढ़ से है और वो छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और हसदेव अरंड आंदोलन के संयोजक हैं।
तो उन्हें 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र की बात हुई है, तो पर्यावरण के लिहाज से इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही घने जंगल हैं और वनों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। दोस्तों गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला के अलावा और अन्य लोगों को भी प्रदान किया गया है, जैसे ब्राजील के मार्सेल गोम्स को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के मुरबाह मारुचि जॉनसन को दिया गया है, इसके अलावा स्पेन के टेरेसा बिसेंट को दिया गया है, अमेरिका की एंड्रिया विडोरे को दिया गया है, इसके अलावा दोस्तों साउथ अफ्रीका के नॉन हले मबुथुमा और सुने गुगु जुकुलू को दिया गया है। तो ये है गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के विजेता। दोस्तों अब हम उन भारतीयों को भी डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने आलोक शुक्ला के पहले भी गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता हुआ है। अगर हम बात करें मेधा पाटकर की, तो इन्हें 1992 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। MC मेहता को 1996 में, रसीदा बी और चंपा देवी शुक्ला को 2004 में, रमेश अग्रवाल को 2014 में और प्रफुल्ल सामंतरा को 2017 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है और अब 2024 में आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए बात करते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना 1989 में अमेरिका के रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। ये दोनों पति पत्नी थे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जाता है, यानी कि जिन लोगों ने पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया होता है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1990 में प्रदान किया गया था और इस पुरस्कार की घोषणा 22 अप्रैल यानी पृथ्वी दिवस के दिन की जाती है। 2024 के प्रमुख पुरस्कार विजेता डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एबेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है, जो कि एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार वीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को दिया गया है। 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान निशांत को दिया गया है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा कुठार और रीतिका चोपड़ा को दिया गया है। इसके अलावा प्रिचकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 रेकेन यामामोटो को दिया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान PM मोदी जी को दिया गया है। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 TM कृष्णा, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 नीना प्रसाद और डायना स्मृति पुरस्कार उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने नीलगिरी तहर का सर्वेक्षण शुरू किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ये नीलगिरी तहर क्या है? तो तमिलनाडु की जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसमें पाए जाने वाला एक पशु है जिसका नाम है नीलगिरी तहर, जो कि तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। तो उसका सर्वेक्षण शुरू किया गया है तमिलनाडु में। दोस्तों यह एक लुप्त प्राय प्रजाति है, तो इसको बचाने के लिए इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। और ये जो सर्वेक्षण किया जा रहा है ये भारतीय वन्य जीव संस्थान और WWF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के द्वारा किया जा रहा है, यानी इन सभी के सहयोग से ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। दोस्तों नीलगिरी तहर की बात करें तो ये तमिलनाडु और केरल राज्य में फैले हुए जो नीलगिरी पर्वत हैं उसमें ये पाया जाने वाला एक पशु है। दोस्तों नीलगिरी तहर को स्थानीय बोलचाल की भाषा में नीलगिरी साकिन या केवल साकिन के नाम से जाना जाता है। IUCN के अनुसार यह एक लुप्त प्राय प्रजाति है और यह तमिलनाडु का राज्य पशु है। यहाँ पर बात आई है IUCN की, तो यह सरकारों और नागरिकों दोनों से मिलकर बना हुआ एक संगठन है। इसका काम है प्रकृति को संरक्षित करना। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और IUCN रेड लिस्ट में उन जानवरों और पौधों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम बची होती है। तो ये सभी बेसिक जानकारी आप नोट कर सकते हैं। बात आई है तमिलनाडु की, तो चेन्नई इसकी कैपिटल है। राज्यपाल हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ का प्रमुख त्योहार है पोंगल। और पोंगल के अवसर पर ही जलीकट्टू आयोजित किया जाता है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं तमिलनाडु में? 234।
राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के कितने प्रोडक्ट को बैन कर दिया है? आंसर हो जाएगा 14। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा पतंजलि के 14 प्रोडक्ट के जो लाइसेंस थे उनको निलंबित कर दिया है, यानी कि 14 प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इन प्रोडक्ट में भ्रामक जानकारी दी जा रही थी और भ्रामक दावा किया जा रहा था, तो इसी को लेकर शिकायतें आ रही थी। तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा 14 प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है, यानी उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो पतंजलि वाला केस है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ये आदेश दिया था पतंजलि को कि उसके द्वारा जो भ्रामक विज्ञापन किए गए हैं उसके लिए वो सार्वजनिक माफी मांगे। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसके संस्थापक हैं स्वामी रामदेव और इसके वर्तमान में एमडी हैं आचार्य बालकृष्ण। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। विधानसभा की 70, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा इसका दिनेश कुमार ने। तो दोस्तों न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसे सैट बोला जाता है, के पीठासीन अधिकारी का कार्यभार संभाला है। यानी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के जो प्रमुख अधिकारी बने हैं वो कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार। तो उनको 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना 1992 में की गई थी। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक पीठासीन अधिकारी होता है और फिर इसके बाद एक तकनीकी अधिकारी होता है और अन्य सदस्य होते हैं। सेट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है, यानी कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के द्वारा अगर कोई फैसला दिया गया है तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का काम क्या होता है? तो जो सेबी के द्वारा आदेश और फैसले दिए जाते हैं और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के द्वारा जो आदेश और फैसले दिए जाते हैं, इसके अलावा भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा जो आदेश और फैसले दिए जाते हैं, इनकी सुनवाई करता है। यानी कि जैसे सेबी के द्वारा कोई आदेश दिया गया है या फैसला दिया गया है तो उसकी सुनवाई कौन कर सकता है? प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो नरसिंह यादव WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं। टी रविशंकर को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 1 साल का कार्यकाल और बढ़ाया गया है। एक्सिस बैंक के MD और CEO बने हैं अमिताभ चौधरी। सैफाली शरण PIB की प्रधान महानिदेशक बनी है। अतुल मेहरा एक्सिस कैपिटल के MD और CEO बने हैं। अरविंद कपिल पूनावाला फिनकॉर्प के CEO। विनय कुमार रूस में भारत के नए राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM के एक अध्ययन के अनुसार 1950 से 2020 के बीच हिंद महासागर कितना गर्म हो गया है? आंसर हो जाएगा 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों IITM के द्वारा जो अध्ययन किया गया है उसमें यह पाया गया है कि 1950 से लेकर 2020 के बीच में जो हिंद महासागर है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया है। और इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि 2020 से लेकर 2100 के बीच में हिंद महासागर 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.8 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की। तो इसकी स्थापना 17 नवंबर 1962 को हुई थी। यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और यह संस्थान मानसून मौसम विज्ञान और दक्षिण एशियाई जलवायु का अध्ययन और उस पर अनुसंधान करता है। इसके वर्तमान में निदेशक हैं R कृष्णन। हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर हिंद महासागर को देख सकते हैं। ये है इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो इनके बीच में स्थित है इंडियन ओशन और हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7.4 करोड़
वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत गहराई है 4 किलोमीटर की। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर आपको मेडागास्कर दिखाई दे रहा है। विश्व की जलीय सतह क्षेत्र का लगभग 20% किसके पास है? हिंद महासागर के पास। एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है। उनकी उम्र कितनी है? आंसर हो जाएगा 60 साल। तो 60 साल की एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है। तो दोस्तों, जो मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स है, इसका आयोजन अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में किया गया था और इस सौंदर्य प्रतियोगिता को 60 साल की एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने जीता है। एलेजांद्रा रोड्रिग्ज जो हैं वो पेशे से वकील और पत्रकार हैं और इसके अलावा आपको याद रखना है कि एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है। इस जीत के साथ रोड्रिग्ज मिस यूनिवर्स अर्जेंटीना प्रतियोगिता 2024 में भाग ले सकते हैं। तो उन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब अभी हाल ही में जीता है, इसलिए अब वो मिस यूनिवर्स अर्जेंटीना प्रतियोगिता 2024 में भाग ले सकती हैं। दोस्तों, जो पहले मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी उनमें एज लिमिट होती थी, यानी 18 से 28 वर्ष की जो महिलाएं थी वो ही शामिल हो सकती थी। लेकिन 2023 में ये फैसला बदल दिया गया है और अब किसी भी उम्र की महिलाएं इस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की। तो 2024 में इसका आयोजन 28 सितंबर 2024 को मैक्सिको सिटी में किया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में आयोजित की गई सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की है। मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मार्स बनी है। मिस यूनिवर्स 2023 बनी थी सेनिस पलासियोस और मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी थी। मिस डीवा यूनिवर्स श्वेता शारदा। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियन सेन। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब प्रवीणा अंजना ने जीता था। मिस इंटरनेशनल 2023 एंड्रिया रूबियो बनी थी। मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 बनी है माधुरी पटले। मिसेस वर्ल्ड 2022 बनी है सरगम कौशल। फेमना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 बनी थी सिनी सेट्टी और मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? करोलिना ब्लाप्स्का, जो कि पोलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? जीना जस्टिस को। तो दोस्तों, भारत से संबंध रखने वाली जीना जस्टिस को अभी हाल ही में 2024 का कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वह शारजाह में एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही हैं। जीना जस्टिस मूल रूप से केरल की तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं और 2005 से लगातार यूएई में वो काम कर रही हैं। तो यूएई के शारजाह में वो एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही हैं। कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षक पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वो शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। उसके लिए पहले नॉमिनेशन करवाया जाता है, फिर वोटिंग करवाई जाती है और फिर उसके बाद ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मई दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो ये 1 मई को मनाया जाता है। या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है तो वो 1 मई को मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस एक ही है। अमेरिका में पहला मजदूर दिवस 1882 में सितंबर के पहले सोमवार को मनाया गया था। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1889 में पेरिस में आयोजित समाजवादी दलों के पहले अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का श्रमिक दिवस घोषित किया था। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 1923 को। मई माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 28 मई को महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्णा एम एला। तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको याद रखना है, डॉक्टर कृष्णा एम एला। तो भारत में जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनका एक एसोसिएशन है जिसे इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बोला जाता है। तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा एम एला बने हैं। और डॉक्टर कृष्णा एम एला की अगर हम बात करें तो वो भारत बायोटेक के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और डॉक्टर एला ने आधार पूनावाला का स्थान लिया है। आधार पूनावाला की नियुक्ति 2019 से 2024 तक के लिए की गई थी। डॉक्टर एला भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और डॉक्टर एला ने भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में की थी। भारत बायोटेक के पास अभी 140 दवाओं के ग्लोबल पेटेंट मौजूद हैं। दोस्तों, भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम था कोवैक्सीन। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसने जीता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर सना ने। बैच ओपन स्क्वैश खिताब किसने जीता है? वी सेंथिल कुमार ने। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां बनाया जा रहा है? दुबई में। इसाक डार किस देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं? पाकिस्तान के। हाल ही में किसने लघु वित्त बैंकों यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? आरबीआई। लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? पंडित राजेंद्र गंगा नाई को। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा? 2030 तक। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को किसने लिखा है? सैन वाटसन ने। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। हेमंत बख्शी किस कंपनी के सीईओ थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ओला। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व की प्रमुख नहरें डिस्कस करेंगे। जैसे सुएज नहर की अगर हम बात करें तो ये इजिप्ट में है और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर पनामा में है और ये प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। कील नहर जर्मनी में है, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। गोटा नहर स्वीडन में है, ये स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है। सू नहर अमेरिका में है, ये सुपीरियर झील और यूरन झील के बीच में है। इरी नहर अमेरिका में है, ये इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। बेलेंड नहर अमेरिका में है, ये इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है। केपी नहर भारत में है और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। मैनचेस्टर नहर इंग्लैंड में है, ये मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1949 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है एडिनबर्ग किस देश की राजधानी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।